हेलो किड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द माइंडफुल कैट्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड टुडे हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस चैप्टर कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। सो हम लोग पहले देखेंगे चैप्टर की चेकलिस्ट। चैप्टर की चेकलिस्ट में सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम नेचर एंड वैरायटीज ऑफ स्टिमुलस देखेंगे, सेंस मोडालिटीज देखेंगे, अटेंशन प्रोसेसेस, परसेप्चुअल प्रोसेसेस, परसीवर के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे, स्पेस डेप्थ एंड डिस्टेंस के, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज देखेंगे, इल्यूजन्स देखेंगे, सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस देखेंगे परसेप्शन के ऊपर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बस ये 3 प्रोसेसेस हैं, इनके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कॉग्निटिव कॉग्निशन से डिराइव हुआ वर्ड है। कॉग्निशन होता क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ नोइंग, किसी चीज को जानना, हमारे आसपास की जो दुनिया है उसके बारे में नॉलेज लेना, उसको समझना, ये सब कुछ कॉग्निशन में आता है। तो हम कह रहे हैं कि जो कॉग्निशन, ये जो प्रोसेस है, इसके अंडर 3 एलिमेंट्स हैं। ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये अपने आप में ही प्रोसेसेस हैं, बट लेकिन ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं ये इंटर डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, और ये एक बड़ी प्रोसेस जो कि है हमारी कॉग्निशन, उसके एलिमेंट्स उसको फॉर्म करते हैं एक साथ। तो ये 3 बेसिक प्रोसेसेस क्या हैं? हमारा जो चैप्टर का नेम है सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। ये 3 प्रोसेसेस है जिनके बेसिस पे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो पूरा रिवॉल्व करता है। सो हम लोग ये कह सकते हैं, ये क्योंकि इंटर रिलेटेड हमारी प्रोसेसेस हैं, तो दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेम प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कॉग्निशन। अब हम लोग देख लेते हैं, लाइक एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ये होता क्या है सेंसेशन, अटेंशन और परसेप्शन। सीधा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके सामने एक कैंडल है, कैंडल जल रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन कि वो सामने एक कैंडल रखी है जो कि जल रही है, इसको अपने माइंड तक पहुंचाने के लिए 3 प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो आप अटेंशन फोकस करोगे कि हाँ आपने अटेंशन दी कि हाँ वहां पे कुछ रखा हुआ है। उसके बाद सेंसेशन, मतलब आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपकी आईज हो गई, उन्होंने नोटिस किया कि हाँ उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब किया, उस डेटा को कलेक्ट किया। एंड परसेप्शन, जो डेटा कलेक्ट हुआ था हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, हमारे माइंड ने उसको इंटरप्रेट किया एंड हमें ये बताया कि हाँ वो एक कैंडल है जो कि जल रही है। सो ये 3 प्रोसेसेस थी जिसकी वजह से हम लोग को हमारी सराउंडिंग का पता चला कि हाँ हमारी सराउंडिंग में कैंडल जल रही है। तो ये बेसिकली आधा चैप्टर, आपको अगर ये चीज समझ आ गई तो आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे समझ आ गया है मोस्टली। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सेंसेशन प्रोसेस से। तो सेंसेशन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन है अ प्रोसेस थ्रू विच वी डिटेक्ट और इनकोड अ वेराइटी ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई, इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंसेस। सो हम लोग सेंसेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं या इनकोड करते हैं वेराइटी ऑफ फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस मतलब जो चीजें एक्चुअली में प्रेजेंट हैं। तो जो फिजिकल स्टिमुलस मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो कि एक रिस्पॉन्स को इनिशिएट करे। लाइक अगर कोई यहाँ पे सामान रखा है, कोई पर्सन है, कुछ भी है फिजिकल, उसको हम लोग अगर इनकोड कर पा रहे हैं, इनकोड मतलब हम लोग वो डेटा एक तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, देन दैट इज सेंसेशन। एंड जो सेंसेशन होती है वो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू होती है। एंड जो सेंसेशन होती है उससे हम लोग को इमीडिएट एक्सपीरियंसेस आते हैं। मतलब अगर आप ये देखें कि आपके सामने कोई खड़ा है, तो वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली, लाइक विद इन सेकेंड्स, विद इन मिली सेकेंड्स आपके माइंड को प्रोसेस हो जाता है कि हाँ सामने कोई है। तो ये इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है हम लोगों को सेंसेशन में। अब ह्यूमन सेंसेस देखेंगे। ये जो हम सेंसेशन की बात कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन रजिस्टर जो हमारे माइंड में होती है, ये कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ सेंस मोडालिटीज होती हैं जिनके थ्रू ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रजिस्टर होती है हमारे माइंड में। तो वो होते हैं हमारे ह्यूमन सेंसेस। जैसे कि हम कहते हैं 7 सेंसेस, हमारे जो बेसिक सेंसेस होते हैं, कॉमन सेंस, ह्यूमन सेंसेस, हम उनकी बात कर रहे हैं। बट लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हमारे यहाँ पे बेसिक 5 सेंसेस तो होते हैं।
इसमें हम लोग को 7 सेंसेस दे रखे हैं, तो लेट्स सी वो क्या है। सबसे पहले आती है नोज। नोज वी ऑल नो, उससे हम लोग स्मेल करते हैं। तो यहां पर होती है रिसेप्टर सेल्स कंटेन्ड इन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। हमारे नोज में एक ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है जिसमें रिसेप्टर सेल्स होती हैं, मतलब जो भी हमारी स्मेल्स आती है उनको रजिस्टर करती हैं। दे आर ओवर 50 मिलियन ऑफ दीज रिसेप्टर, एंड ये जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं ये ओवर 50 मिलियन रिसेप्टर सेल्स होती हैं। Humans recognize and distinguish among approximately 10,000 different odors, and हम humans जो हैं हम लोग about 10,000 different smells के बीच में differentiate कर सकते हैं। That's amazing, right? And then फिर हम लोग का second organ आता है tongue। tongue से हम लोग taste को sense करते हैं। टंग में हमारे रिसेप्टर्स होते हैं इनसाइड स्मॉल बम्प्स ऑन द टंग। आपने नोटिस किया होगा आपकी टंग पे स्मॉल स्मॉल ऐसे लाइक बम्प्स होते हैं, राइट? तो ये जो बम्प्स होते हैं इनके अंदर हमारे होते हैं रिसेप्टर्स जो कि टेस्ट को रजिस्टर करते हैं। इनको हम कहते हैं पेपिलियो। वी हैव ऑलमोस्ट 10,000 टेस्ट बर्ड्स, एंड हमारी छोटी सी ये टंग पर 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। 4 बेसिक फ्लेवर्स आर स्वीट, सावर, सॉल्टी एंड बिटर। एंड वैसे तो हम लोग बहुत सारे टेस्ट के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट लेकिन जो मेन टेस्ट होते हैं हमारे 4 बेसिक फ्लेवर्स हम लोग कह सकते हैं, वो होता है एक तो स्वीट, सावर, सॉल्टी एंड बिटर। अब आते हैं स्किन। स्किन मतलब हमारी पूरी बॉडी पर लाइक जो आउटर हमारी हम कह सकते हैं कवरिंग है, दैट इज आवर स्किन। एंड इससे हम लोग टच की फीलिंग जो होती है उसको रजिस्टर करते हैं। तो हम लोग जो ये रजिस्टर होता है ये कैसे होता है, हम लोग एक तो प्रेशर सेंस कर सकते हैं कि लाइक हमारी स्किन पे अगर कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, अगर आप अपने हाथ को ऐसे दबाएं तो आपको प्रेशर फील होगा, ये स्किन ने रजिस्टर किया। वार्मथ, अगर आपको गर्म फील हो रहा है, आपको कोल्ड फील हो रहा है, आपको पेन फील हो रहा है, ये आपको जो भी फील होता है ये आपकी स्किन से फील होता है। एंड ये जो स्किन रिसेप्टर्स होते हैं ना ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट आवर बॉडी। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अगर आप अपनी थाइज देखें तो थाई पे सबसे ज्यादा स्किन होती है, लाइक थाई पे जो स्किन की लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है। एंड अगर आप देखें आपके हैंड्स पर, आपकी फिंगर्स पर जो स्किन होती है वो इन कंपैरिजन टू थाई पतली होती है। एंड ये थ्रू आउट द बॉडी बहुत ज्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड ऑब्वियसली ये फिर जो हम लोग रिसीव करते हैं, रजिस्टर करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो भी अनइवनली पूरी बॉडी में रिसीव होती होगी। देन एक फन फैक्ट है हमारी स्किन के बारे में, दैट जो वेटनेस, हम लोग को जो फीलिंग ऑफ वेटनेस आती है, लाइक अगर आपका हाथ गीला हो गया है एंड आपको वेट फील हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे सेंस करता है, वो अ मिक्सचर ऑफ कोल्ड, प्रेशर एंड टेक्सचर, ये 3 चीजें यूज करता है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दिस इज अ फन फैक्ट। हम लोग को वेटनेस फील नहीं होती है, हम लोग को सिर्फ टेम्परेचर फील होता है, टेक्सचर फील होता है, प्रेशर फील होता है, और इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारा माइंड प्रोसेस करता है कि वो एक्चुअली में वेट हो चुका है। अमेजिंग, राइट? द 4th ऑर्गन वी हैव इज आईज। आईज से हम लोग विजन को रजिस्टर करते हैं, हम लोग जो देख पाते हैं दैट इज थ्रू आवर आईज। दिस इज द मोस्ट हाईली डेवलप्ड हमारा ऑर्गन। वी यूज इट इन 80% of our transactions with external world। एंड हम लोग मोस्टली जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, जो रजिस्टर करते हैं हमारे माइंड में, वो हमारे विजन, हमारी आईज के थ्रू होती है। Our eyes are sensitive to a spectrum of light, the wavelength of which ranges from 380 millimeters to 780 millimeters। एंड हम लोग we all know spectrum of light, हमारा रेनबो जो हमारे 7 कलर्स होते हैं, ये लाइट के कलर्स होते हैं दैट टुगेदर मेक वाइट लाइट। तो हमारी जो आईज होती है इट इज सेंसिटिव, मतलब ये सब कुछ रजिस्टर कर सकते हैं, इट्स अवेयर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। एंड जो वेवलेंथ होती है हमारी आईज की वो रेंज करती है अबाउट फ्रॉम 380 मिलीमीटर टू 780 मिलीमीटर। अब हमारी आईज में रॉड्स होते हैं, दीज आर रिसेप्टर्स फॉर नाइट विजन। हम लोग को रात में जैसे आप एक रूम में एंड ऑल ऑफ अ सडन लाइट बंद हो जाए तो आपको एकदम डार्क दिखता है, एंड धीरे धीरे आपका नाइट विजन इंप्रूव हो जाता है। तो वो जो रॉड्स होते हैं आपके आईज में वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड कोन्स क्या होते हैं, दीज आर रिसेप्टर्स फॉर डे लाइट। एंड जो आप दिन में देख पाते हैं दैट इज ड्यू टू
कोन्स. एंड जो rhodopsin होता है, if I'm mistaken with the pronunciation, excuse me for that, आप इसकी pronunciation चेक कर लीजिएगा. बाकी ये जो rhodopsin होता है ये लाइट अडेप्टेशन में हेल्प करता है. एंड व्हाट इज लाइट अडेप्टेशन? एज आई सेड कि अगर आप एक डार्क लाइक लिटअप रूम में है प्रॉपर एंड अचानक से वहाँ की लाइट बंद हो जाए, तो आप लोग डे लाइट से लाइक कोन्स से डायरेक्टली रॉड्स पे शिफ्ट कर रहे हैं. तो इसके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है दैट इज ड्यू टू दिस. लाइक ये जो एक ट्रांजैक्शन होता है उसमें हेल्प करता है लाइट अडेप्टेशन में. एकदम से लाइट बंद हो जाए एंड आपको एकदम अंधेरा हो जाए तो जो शिफ्ट होता है उसमें ये हेल्प करता है. एंड जो विटामिन ए होता है ये जनरेट करता है हमारा पिगमेंट इन द रॉड्स. एंड जिन लोग को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उनको रात में अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, बिकॉज जो विटामिन ए होता है यही रॉड्स को जनरेट करता है हमारी आईज में. तो फिर अगर किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उनका नाइट विजन खराब हो जाता है. नाउ वी हैव डायमेंशन ऑफ कलर. अब कुछ डायमेंशंस होती हैं कलर्स की, जैसे कि ह्यूज, सैचुरेशंस एंड ब्राइटनेस. अगर आप लोगों ने अपनी पिक्चर कभी एडिट करी हो फोन में, सो यू हैव सीन दीज वर्ड्स ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस. सो लेट्स सी ये होते क्या है. ह्यू क्या होता है? दिस इज नेम ऑफ द कलर, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. ये हमारे बेसिक प्राइमरी कलर्स होते हैं, तो इनका नेम है, इनको टुगेदर हम कहते हैं ह्यू. आइडेंटिफाइड विथ स्पेसिफिक वेवलेंथ, एंड ये कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ से आइडेंटिफाई होता है. सैचुरेशन, relative amount of hue of a surface or object. Single wavelength, highly saturated. Mixed different wavelengths, decreased saturation. तो basically ये colors के बारे में है, like clarity, how do we see, dimensions colors की, like किस तरीके से, like कितना depth होता है color में. अगर आपको अपनी screen पर ये red color दिख रहा है तो उसमें क्या ह्यू है, क्या सैचुरेशन है, क्या ब्राइटनेस है. एंड ब्राइटनेस जो होती है ये वाइट और ब्लैक में होती है, ये किसी भी उसमें नहीं होती है लाइक कलर्स वगैरह में. ये मेनली ब्लैक और वाइट के अराउंड ही होती है. अगर ब्राइटनेस डल करनी हो तो वी इंक्रीज द ब्लैक, एंड अगर ब्राइटनेस तेज करनी हो वी इंक्रीज द वाइट लाइट. नाउ वी हैव ईयर, आवर फिफ्थ सेंस ऑर्गन. ये साउंड को रजिस्टर करता है. एंड जो साउंड रजिस्टर होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है इन हर्ट्स. ये हमने साइंस में हमारी जूनियर क्लासेस में पढ़ा था. ये प्रेशर वाइब्रेशन से काम करता है. हाउ डू वी रजिस्टर इट? हमारे जो ईयर है उसके अंदर जो मेन रिसेप्टर होता है वहाँ पे जब वाइब्रेशंस आती हैं, लाइक कोई भी साउंड है उसकी जब वाइब्रेशंस आई तो वो एक प्रेशर क्रिएट करती हैं वाइब्रेशंस, एंड ड्यू टू दैट हम लोग के जो ईयर ड्रम्स हैं उन पे प्रेशर आता है एंड वी रजिस्टर साउंड. साउंड वेव्स ट्रैवल एट द रेट ऑफ 1100 हर्ट्ज पर सेकेंड. एंड जो ये साउंड वेव्स ट्रैवल करती है ना टू आवर ईयर्स, ये 1100 हर्ट्ज पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती हैं. दे ट्रैवल लाइक रिपल्स, लाइक एक रिपल इफेक्ट यू हैव सीन. अगर एक पॉन्ड है उसमें अगर आप एक पेबल थ्रो करो तो एक रिपल सा क्रिएट होता चला जाता है, राइट. तो इस फॉर्म में जो हमारी साउंड है वो ट्रैवल करती है. और जो हमारे ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, एज अ सेड ईयर ड्रम्स वी आर ऑल अवेयर ऑफ, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ये रजिस्टर करते हैं साउंड, इनको ट्रिगर करती है, मतलब अटैक करती है, लाइक हिट करती है. एंड जिस वजह से हम लोग जो साउंड है उसको रजिस्टर करते हैं. अब इसकी भी कुछ यूनिट्स होती है. अगर आपने ऑडियो का भी एडिट करी हो तो आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी, जैसे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस. एम्पलीट्यूड क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर, जनरल मेजर ऑफ स्टिमुलस, मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेड एज द क्रेस्ट और थ्रो. इसका डायग्राम भी है आपकी बुक में, इफ़ यू हैव ऑल द बुक्स. नहीं तो आप NCERT की वेबसाइट है वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं बुक का, तो आपको उस डायग्राम से काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी. वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स. अगर आपने वेवलेंथ देखी हो तो वो कुछ ऐसे जाती है. सो वेट अ मिनट, या सो अगर आपने वेवलेंथ देखी हो तो वेवलेंथ ऐसे जाती है हमारी कुछ. एंड ये जो चीज़ होती है दिस सिंगल थिंग इज नोन एज क्रेस्ट. सो जो हम लोग का वेवलेंथ होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट. दोनों क्रेस्ट
के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ. सो दिस वन होल थिंग इज आर वेवलेंथ. एंड हमारा एम्पलीट्यूड क्या हुआ? दिस इज द क्रेस्ट, और हमारा थ्रो जो होता है उससे ये रिप्रेजेंट होता है. फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हैव एन इनवर्स रिलेशन. अगर हमारी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लाइक कितना ज़्यादा ये हो गई हमारी लो फ्रीक्वेंसी. एंड हाई फ्रीक्वेंसी अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी. तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और जो वेवलेंथ होती है वो इंटर रिलेटेड होती है. लाउडनेस डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड डेसिबल्स. तो जो हमारा लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेसिबल्स. पिच इज हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी. एंड जो पिच होती है वो हाईनेस या फिर लोनेस होती है हमारे साउंड की, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उससे डिटरमाइन होती है. एंड इसकी वैल्यू होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ये लाइक वो पिच होती है जितनी हम लोग एक्चुअली में हमारा जो ईयर है वो टॉलरेट कर सकता है. एंड टिम्बर क्या होता है? नेचर और क्वालिटी ऑफ अ साउंड रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साउंड वेव. अब हमारे पास हमारा 6th ऑर्गन आता है, सेंसरी ऑर्गन, दैट इज काइनेस्थेटिक. काइनेस्थेटिक्स हम कह सकते हैं हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी जो बोन्स हैं वो जहां पर जॉइंट होती हैं एक, ये उनके बीच का है. लाइक उनके मूवमेंट को ये सेंस करता है. रिसेप्टर्स फाउंड इन द जॉइंट्स. ये काइनेस्थेटिक सिस्टम के हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका पैर है, तो यहाँ पे आपकी एक बोन आ रही है, थाई बोन, एंड यहाँ पर आपकी एक बोन आ रही है. तो ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. दीज give information about location of body's parts and allow simple or complex movements. And ये जो receptors होते हैं हमारी bones, हमारे ligaments के पास, muscles के पास, ये हम लोगों को information provide करते हैं हमारी body positioning के बारे में, हमारे body parts की location के बारे में कि कौन सा body part कहाँ पे located है. इससे हम लोग हमारी बॉडी को मूव कर पाते हैं. कोई भी मूवमेंट या फिर सिंपल या कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हो वो हम लोग क्रिएट कर पाते हैं थ्रू काइनेस्थेटिक. एंड जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, दिस इज रिसेप्टर लोकेटेड इन इनर लेयर ऑफ ईयर, गिव्स इन्फो अबाउट बॉडी पोजिशन, मूवमेंट एंड एक्सेलरेशन, अ सेंस ऑफ बैलेंस. जैसे कि अगर आपने एग्जाम्पल देखा हो मूवीज में कि जैसे कि ये एक पर्सन है एंड इनके यहाँ पे ईयर है, एंड अगर हमारे हीरो ने यहाँ पे पंच किया बहुत जोर से तो वो पर्सन का पूरा बैलेंस खो जाता है, वो एकदम गिर जाता है. सो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे ईयर में जो हमारा वेस्टिबुलर हम लोग का रिसेप्टर होता है वो यहाँ पे डैमेज हो जाता है एंड उसके बाद वो पर्सन अपना सेंस ऑफ बैलेंस खो देता है. तो हम लोग जो भी बैलेंस कर पाते हैं उसका जो रिसेप्टर होता है वो हमारे ईयर की इनर लेयर में प्रेजेंट होता है. Now we have some functional limitations of sense organs. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस भी है हमारे पास, कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस. जैसे कि इन ऑर्डर टू बी नोटिस्ड द स्टिमुलाई हैज टू कैरी अ मिनिमम वैल्यू और वेट. अब जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो ये पिच होती है, लाइक साउंड जो हम लोग सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए. अगर कोई 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड में बोल रहा है, अगर कोई 10 हर्ट्ज की पिच में हम लोगों से बात कर रहे हैं तो हम लोग को वो सुनाई नहीं देगा. सो लाइक एंड जैसे लाइट भी होती है, लाइट भी कुछ लिमिटेड अमाउंट की होनी चाहिए. अगर जो हम लोग का ब्लैक लाइक उसकी ब्राइटनेस बहुत लो हो तो हम लोग को वो चीज़ दिखेगी नहीं. तो इसीलिए जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी लिमिटेशंस ये है कि वो हर एक चीज़ को नहीं रजिस्टर कर सके, क्योंकि उन लोगों की कुछ मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या मिनिमम कुछ वेट होता है कि इतना तो होना ही चाहिए तभी हम उसको रजिस्टर करेंगे. द मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ सेंसरी सिस्टम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और एब्सोल्यूट लिनन. और ये जो वैल्यू होती है ना, जो रिक्वायर्ड होती है हमारे सेंसरी सिस्टम को कि हम लोग हाँ इतना तो होनी चाहिए वैल्यू तभी हम इसको रजिस्टर करेंगे, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या फिर एब्सोल्यूट लिनन. जैसे कि हमारी ये 20 हर्ट्ज है, ये साउंड की हम लोग की वो है वैल्यू कि इतनी होनी चाहिए तभी वो रजिस्टर होगी. तो ये हुआ हम लोग का हमारे जो ईयर्स है उनका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या फिर एब्सोल्यूट लिनन. अब द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ टू स्टिमुलाई दैट इज नेसेसरी टू नोटिस देम.
एज डिफरेंट इज कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड और डिफरेंट लेनन। अब अगर एक साउंड है जो कि 10 हर्ट्ज की है, नहीं 10 हर्ट्ज नहीं लेते, 20 हर्ट्ज, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू होती है कुछ भी रजिस्टर करने के लिए। एक और मतलब एक साउंड है 20 हर्ट्ज की और एक साउंड है हमारी 200 हर्ट्ज की। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, लाइक 200 माइनस 20 जो आप करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हो गया हमारा डिफरेंस लेनन या डिफरेंस थ्रेशोल्ड, मतलब वैल्यू जिसकी वजह से हम दोनों जो साउंड्स है उसके बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो वो जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड या फिर डिफरेंस लेनन। अब जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे न्यूरल पाथवेज होते हैं, उसकी कनेक्टिंग देम टू वेरियस ब्रेन सेंटर्स आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन दिस प्रोसेस। और जो हमारे ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये तो काम करते ही करते हैं, पर लेकिन हमारा जो न्यूरल पाथवे होता है, मतलब अगर आप अपनी बॉडी देखें तो आपकी बॉडी में भी वायरिंग होती है, मतलब आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपकी जो वेन्स होती हैं उनसे कनेक्टेड होता है, आपकी नर्व से कनेक्टेड होता है न्यूरल पाथवे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंसरी ऑर्गन्स के साथ, जिससे हम लोग सारी ये जो पूरी कॉग्निशन प्रोसेस है उसको आगे फॉरवर्ड ले जा पाते हैं। अ सेंस ऑर्गन रिसीव्स द स्टिमुलस एंड इनकोड्स इट एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एंड हम लोग जो इतनी स्पीड में कर पाते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर न्यूरॉन्स। हमारे न्यूरॉन्स इतनी स्पीड में, इतने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाली स्पीड से ये इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से हमारे माइंड तक, दैट हम हर चीज को इनकोड कर पाते हैं। नाउ एक आफ्टर इमेज होती है, लेटर इफेक्ट्स ऑफ अ विजुअल स्टिमुलस। अब हम लोगों ने जो हमारी इमेज है, लाइक हमारे विजुअल स्टिमुलस है, उसको रजिस्टर कर लिया। तो अब उसको जो विजुअल स्टिमुलस था उसको रजिस्टर करने के बाद एक आफ्टर इफेक्ट, लेटर इफेक्ट क्या आया? पॉजिटिव आफ्टर इफेक्ट होता है और एक नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट होता है। पॉजिटिव आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? रिजेंबल्स द ओरिजिनल स्टिमुलस इन टर्म्स ऑफ ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। एंड जो नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट होगा वो अपीयर इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब एक पॉजिटिव आफ्टर इफेक्ट कब होगा? जब आपने अगर एक रेड कलर की सुंदर सी ड्रेस देखी तो आपको वो रेड कलर की सुंदर सी ड्रेस ही नजर आई, और अगर वो रेड कलर की सुंदर सी ड्रेस आपको एक दूसरे रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है उसमें नजर आई तो हम उसको नेगेटिव आफ्टर इमेज कहेंगे। एंड ये कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, कुछ लोग को स्पेसिफिक कुछ कलर्स नहीं दिखते हैं, ये उन लोग के केस में होती है नेगेटिव आफ्टर इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग के पास आती है अटेंशनल प्रोसेस। हमने पूरी सेंसेशनल प्रोसेस हमारी समझ ली, अब आती है हमारे पास अटेंशनल प्रोसेस। तो अटेंशनल प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलाई और सिलेक्टेड from a group of others is generally referred to attention. So, अगर हमारे पास एक रूम है, रूम में हमारा फैन भी चल रहा है, रूम में आपकी स्टडी टेबल रखी है, आपका बेड रखा है, यहाँ पे आपके वीडियो गेम्स रखे हैं, यहाँ पे आपका स्कूल बैग रखा है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो इतनी सारी चीजों में से आपके ब्रेन ने सिलेक्ट किया मैं तो इस पिक्चर को देखूंगी। सो हमने अटेंशन फोकस इसमें से करी, मतलब आउट ऑफ ऑल द स्टिमुलाइज हमने एक सर्टेन स्टिमुलस को सिलेक्ट किया और उस पर अटेंशन फोकस करी। ये हो गया हमारी अटेंशनल प्रोसेस। इट इज द एफर्ट एलोकेशन एज इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, एंड इसको हम एफर्ट एलोकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने कुछ एफर्ट्स पुट इन करे कि हाँ मुझे आउट ऑफ ऑल दीज उस पर फोकस करना है, तो मतलब कुछ एफर्ट्स लगे इसमें। एंड फ्रिंज ऑफ अटेंशन फोकस, मतलब फ्रिंज ऑफ अटेंशन का मतलब होता है फोकस करना। अब आप ये देखिए कि अगर आपकी टीचर सामने कुछ पढ़ा रही है बोर्ड पर, उन्होंने कुछ लिखा है, तो जब तक आप अटेंशन फोकस नहीं करेंगे वहां पे तो क्या आपको कुछ समझ आएगा? नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, आई एम टीचिंग यू दिस चैप्टर, तो अगर आप अपनी स्क्रीन पर फोकस नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, या मैं स्टाइलस जहाँ पे मूव कर रही हूँ वहां पे फोकस नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मतलब आपको अटेंशन फोकस करनी पड़ेगी, आपको कुछ एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे, यू हैव टू फोकस, तभी अटेंशन प्रोसेस वर्क करती है। अब हमारी जो अटेंशन होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है, सिलेक्टिव अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन एंड डिवाइडेड अटेंशन। तो हमारी सिलेक्टिव अटेंशन क्या होती है? उसकी भी कुछ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारी सिलेक्टिव अटेंशन इफेक्ट होती है, एंड एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो सिलेक्टिव अटेंशन मतलब आउट ऑफ ऑल हमने किसी एक चीज पर अटेंशन फोकस करी, तो इसके फैक्टर्स जो होते हैं, जो हमारे
एक पर्सन के सिलेक्टिव अटेंशन को इफेक्ट करते हैं वो होता है एक्सटर्नल फैक्टर। लाइक जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है उसी की, अगर वो सुंदर है तो ऑफ कोर्स हम लोग उस पर फोकस करेंगे, अगर वो सुंदर नहीं है तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। और एक इंटरनल फैक्टर मोटिवेशन और कॉग्निटिव, अगर मेरा अंदर मोटिवेशन है कि हाँ मैं उस पर फोकस करूं। अब देखो भाई, टीचर तो सुंदर है तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। अब एक इंटरनल फैक्टर भी तो होता है, मुझे पढ़ने का एक्चुअली मोटिवेशन है कि नहीं कि मैं पढ़ूं। तो मोटिवेशनल फैक्टर भी इफेक्ट करता है एंड कॉग्निटिव फैक्टर भी इफेक्ट करता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, लाइक अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो आप उस पर अटेंशन देना छोड़ दोगे कुछ टाइम बाद। तो कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल, ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। फिर कुछ थ्योरीज हैं, फिल्टर थ्योरी, मल्टी मोड थ्योरी एंड फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी। अब जो मल्टी मोड थ्योरी होती है उसमें भी आता है सेंसरी, सोमैटिक एंड बोथ। तो मतलब ये बेसिकली वेज हैं जिसमें हम जो हमारी अटेंशन है वो फोकस करके चीजें रजिस्टर करते हैं। अब आती है हमारे पास सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन क्या होती है? लॉन्ग पीरियड के लिए जब हम लोग अटेंशन फोकस करते हैं, जैसे कि अगर आप रेडार का एग्जाम्पल देंगे तो उसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो अटेंशन होती है वो फोकस होती है, इसलिए उसको हम सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्टिमुलस है, उसकी कितनी क्लैरिटी है। अगर स्टिमुलस क्लियर होगा तो हम उस पर अटेंशन ज्यादा टाइम तक फोकस कर पाएंगे, पर लेकिन अगर वो ब्लर है, वो बहुत ज्यादा आपकी आइज को स्ट्रेन दे रहा है तो आप उस पर फोकस नहीं करेंगे। फिर आता है सेंसरी मोडालिटी, आपकी जो खुद के सेंसरी ऑर्गन्स है वो कैसे है। अगर आपके कान में ऑलरेडी दर्द हो रहा हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। फिर टेम्परल अनसर्टेनिटी, मतलब आपके टेम्परल, आपकी खुद की टॉलरेंस कितनी अच्छी है। एंड देन स्पेशल अनसर्टेनिटी, अगर जो हम लोग का स्टिमुलस है वो तो ठीक है, बट लेकिन उसके आसपास की जो एरिया है दैट इज नॉट गुड, वो हम लोग को इन फेवर नहीं है फॉर सस्टेन लाइक लॉन्ग टाइम अटेंशन, तो भी हम फोकस नहीं करेंगे। देन वी हैव डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है। दिस अकर्स विदाउट इंटेंशन, मतलब ये विदाउट अटेंशन होती है। टेक्स प्लेस अनकॉन्शियसली एंड इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल और नो थॉट प्रोसेस। अब डिवाइडेड अटेंशन मतलब आप दो काम एक साथ करते हैं, मल्टीटास्किंग आ जाती है इसमें। जैसे कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं एंड आप ड्राइव करते करते फोन पे बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ डिवाइडेड अटेंशन। ये आपकी अनकॉन्शियस माइंड में फीडेड है कि ड्राइव कैसे करना है, ठीक है। तो आपको ज्यादा अटेंशन फोकस करने की अब जरूरत नहीं है, आप दो काम एक साथ कर सकते हैं। तो ये विदाउट इंटेंशन होता है, मतलब आपकी इंटेंशन नहीं होती कि मैं मल्टीटास्किंग करूं, बट लेकिन आप कर लेते हैं क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी चीजें अच्छे से फोकस है और इसमें ज्यादा थॉट प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से निकल रहा है। फिर आता है हमारे पास स्पैन ऑफ अटेंशन। द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वन कैन अटेंड एट अ टाइम इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन और परसेप्चुअल स्पैन। अब हम लोग एक टाइम पे कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पर अटेंशन फोकस कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम स्पैन ऑफ अटेंशन या फिर हमारा परसेप्चुअल स्पैन। अब एक मिलर जो थे हमारे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि नंबर्स के बारे में कि एक पर्सन मैक्सिमम और मिनिमम डिजिट्स जो वो अटेंशन फोकस करके एक टाइम पर याद कर सकता है वो होता है 7 + -2। अभी 7 + -2 का मतलब क्या है? जैसे कि ये नंबर लिखा है 10 डिजिट नंबर, आप ये मान लीजिए किसी का फोन नंबर है 10 डिजिट। अब इसमें 7 + -2 मतलब कुछ लोग जो होंगे मोस्टली ऑन एवरेज वो या तो 7 डिजिट्स लाइक ये 7 डिजिट्स ये रजिस्टर कर पाएंगे, या तो उससे +2 ज्यादा मतलब 9 डिजिट्स, या तो -2 मतलब 5 डिजिट्स। 5 से लेके 9 तक जो डिजिट्स होती हैं इतनी ऑन एवरेज एक पर्सन जो है एट अ टाइम याद कर लेता है अटेंशन फोकस करके। मिलर का बेसिकली इस फॉर्मूला से मतलब यही था। अब इसमें एक आ जाता है ADHD। ADHD हम लोग का एक डिसऑर्डर है, दिस इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो पर्सन होता है वो अटेंशन फोकस नहीं कर पाता, दैट पर्सन इज अटेंशन डेफिसिट एंड वो हाइपर एक्टिव रहता है। मतलब आपने अपने लाइफ में वैसे बच्चे देखे होंगे, अपनी क्लास में देखे होंगे जो कि एक जगह शांति से बैठ नहीं पाते, वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, मतलब हाइपर एक्टिविटी है उनके माइंड में, तो इसको कहते हैं ADHD। ये यहाँ पे अटेंशन जो है वो फोकस नहीं कर सकते ऐसे लोग क्योंकि उनके अंदर अटेंशन डेफिसिट हो चुकी है। और इसके ट्रीटमेंट में बहुत सारी थेरेपीज यूज होती हैं, इसके बारे में हम डीप में क्लास 12th में पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नाम का आपका एक चैप्टर है। एंड
जो एक ड्रग भी यूज होती है, ड्रग मतलब अ मेडिसिन वी कैन से, तो वो उसका नेम है रेटिलिन। अभी के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अटेंशनल प्रोसेस भी डन। देन वी हैव परसेप्चुअल प्रोसेसेस। परसेप्शन मतलब हम लोग के पास डेटा आ गया है, अब हमारा माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है। इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और गिव मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड परसेप्शन। अब हमारे सेंस ऑर्गन्स ने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रैब कर लिया है, वो रजिस्टर कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन थी उसको एक मीनिंग दे रहे हैं, उसको कुछ मीनिंग दे रहे हैं, उसको कहेंगे हम परसेप्शन, हमारी प्रोसेस। प्रोसेसिंग अप्रोचेस इन परसेप्शन। अब हमारी जो प्रोसेसिंग अप्रोचेस भी हैं, मतलब परसेप्शन जो होता है वो दो वेज में, दो अप्रोचेस के थ्रू हो सकता है। एक तो बॉटम अप प्रोसेसिंग और एक टॉप डाउन प्रोसेसिंग। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, अगर आप कुछ लोगों से मिलेंगे तो वो आपके फेस पर ध्यान देने से पहले आपके सारे कपड़े, आपने शूज क्या पहने, आपने कपड़े क्या पहने, सब पे ध्यान देंगे। और कुछ लोग होते हैं वो आपके कपड़ों पर ध्यान ही नहीं देंगे, वो सिर्फ आपके फेस पर ध्यान देते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग फ्रॉम होल टू पार्ट्स। लाइक वो उन्होंने सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी देखी, तब उसके बाद में उनका फोकस जाएगा कि आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं, किस तरीके से आपने स्टाइल कर रखा है। दैट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बॉटम डाउन प्रोसेसिंग होती है कि अपने पार्ट्स टू होल पहुंचे, मतलब आपने एक एक डिटेल देखी पहले। दैट उसने कपड़े क्या पहन रखे, उसने शूज क्या पहन रखे, उसने अपना हेयर स्टाइल कैसे कर रखा है, और तब जाके उसने एज अ पर्सनैलिटी आपको एज अ पर्सन समझा। दैट इज बॉटम डाउन प्रोसेसिंग। अब एक ये पूरी प्रोसेस है हम लोग की। सबसे पहले कोई भी स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आने के बाद हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्टिमुलस को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के लिए हम लोग जो अटेंशन है वो फोकस करते हैं। उसके बाद हमारा जो CNS है, हमारा जो कॉग्निटिव नर्वस सिस्टम है, वहां तक ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जाती है। एंड उसके बाद फाइनली एक परसेप्शन फॉर्मेशन होता है। सो ये पूरी होती है प्रोसेस परसेप्शन की, लाइक स्टिमुलस से परसेप्शन तक की पूरी प्रोसेस। अब हम लोग परसीवर जान लेते हैं। परसीवर कौन होता है? परसीवर वो होता है जो पर्सन परसेप्शन फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप हो, आपकी बात हो रही है कि आपने अटेंशन फोकस करी, आपके सेंसरी ऑर्गन्स है, तो आप ही तो परसेप्शन फॉर्म करोगे। अगर आप ही परसेप्शन फॉर्म कर रहे हो तो आप हुए परसीवर। अब परसीवर के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड इफेक्ट करते हैं उसका परसेप्शन, जैसे कि मोटिवेशन। एज आई सेड कि अगर उसके अंदर मोटिवेशन है कि हाँ मुझे वो चीज पर अटेंशन फोकस करना है, उस चीज को सेंस करना है, तो वो करेगा। अब इसमें आ जाती है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स और डिवाइसेस। अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप ऑलरेडी एक चैप्टर नंबर 5 अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चल रही है, आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर लेकिन आपको जबरदस्ती बिठा दे कि नहीं बैठ के पढ़ो। जब ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपकी फुलफिलमेंट हो चुकी है, तो आप ऑब्वियसली इसको नहीं पढ़ोगे। आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है अभी पढ़ने की, तो आप फोकस नहीं करोगे। तो ये हो गई आपकी परसीवर की एक फैक्टर। दूसरा आ जाता है एक्सपेक्टेशंस और परसेप्चुअल सेट्स। मतलब बेस्ड ऑन व्हाट वी एक्सपेक्ट। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाह वीडियो खोलते क्या मस्त एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और अगर आपको मेरी अभी एक्सप्लेनेशन अच्छी ना लग रही हो, तो फिर अगेन आपको पसंद नहीं आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, तो फिर आप अटेंशन फोकस नहीं करोगे। फिर आ जाता है हमारा कॉग्निटिव स्टाइल। कॉग्निटिव स्टाइल जो होते हैं वो भी दो होते हैं, एक फील्ड डिपेंडेंट एंड एक फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट मतलब टोटलिटी, एंड फील्ड इंडिपेंडेंट मतलब ब्रेकिंग इन स्मॉलर यूनिट्स। अब कुछ परसीवर्स जो होते हैं, एज आई सेड हियर, बॉटम डाउन एंड टॉप डाउन। एक तो होता है कि आप टोटलिटी में उसको परसीव कर रहे हो, एक फील्ड इंडिपेंडेंट हो गया कि स्मॉल यूनिट्स में परसीव करेंगे। या तो फील्ड डिपेंडेंट पर्सन जो होगा वो वीडियो देखेगा, समझेगा और चला जाएगा, मुद्दे की बात। जो फील्ड इंडिपेंडेंट होंगे वो देखेंगे कि हाँ इन्होंने चैनल को इस तरीके से बना रखा है, इन्होंने ये कलर्स यूज कर रहे हैं, राइटिंग थोड़ी टेढ़ी जा रही है, इनका जो ये पॉइंटर है ये कुछ ज्यादा ही चल रहा है, रेड क्यों है ये। सो उन्होंने हर एक चीज देखी, उनको स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक करके देखा। तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव स्टाइल। सबके डिफरेंट कॉग्निटिव स्टाइल्स होते हैं। फिर आता है कल्चरल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस। अब जो परसीवर है उसके कल्चरल बैकग्राउंड्स और एक्सपीरियंसेस पे भी डिपेंड करता है उसका परसेप्शन कैसे फॉर्म होगा। अगर वो रूरल सोसाइटी से है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर वो अर्बन सोसाइटी से है तो उसके अकॉर्डिंग परसेप्शन फॉर्मेशन होगा। अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल्स इज नोन एज फॉर्म परसेप्शन। अब
जो प्रोसेस होती है विजुअल फील्ड को मीनिंगफुल होल्स में ऑर्गेनाइज करने की, उसको फॉर्म परसेप्शन कहते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर एक पिक्चर है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे हमारी हट है, यहाँ पे पानी बह रहा है, माउंटेन्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने इनको एज अ डिफरेंट चीज़ देखा, जैसे कि ये तो सिर्फ घर है, यहाँ पे पानी बह रहा है, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे सन है। अगर मैं इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक मीनिंगफुल होल में कन्वर्ट कर दूँ कि हाँ ये तो सीनरी है जो हम बचपन में बनाते थे, तो हमने एक फॉर्म परसेप्शन किया। मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक मीनिंगफुल होल में कन्वर्ट करा एंड उसको परसेप्शन फॉर्म किया। तो दिस इज फॉर्म परसेप्शन। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? गेस्टाल्ट का मतलब ही है होल। तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनकी जो पूरी स्टडी है वो होल्स के बारे में, मतलब परसीविंग एवरीथिंग एज अ होल लाइक वन यूनिट। ये रेगुलर फॉर्म और फिगर पे फोकस करते हैं। वी परसीव डिफरेंट स्टिमुलाई नॉट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स बट एज एन ऑर्गेनाइज्ड होल दैट कैरीज अ डेफिनेट फॉर्म। एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो चीज़ों को ऐसे बिखरा हुआ नहीं कैलकुलेट करते, बिखरा हुआ नहीं परसीव करते, वो चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं, वो एज अ वन यूनिट उन्हें परसीव करते हैं। गुड फिगर और प्रेग्नांस हम लोग फिगर को कह रहे हैं। अगर ये हमारी एक ड्राइंग है एंड इसमें पीछे बैकग्राउंड है मस्त और यहाँ पे मेन हमारी कैरेक्टर है, डांस कर रही है, तो ये जो मेन हमारी फिगर है ना, मेन फिगर जिस पे फोकस है, उसको हम कहते हैं प्रेग्नांस। ये जो गुड फिगर और प्रेग्नांस होती हैं, इट इज द रीजन व्हाई वी परसीव एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। और ये जो हमारा बेसिकली मेन कैरेक्टर होता है, इसी की वजह से हम कह सकते हैं, लेकिन गुड फिगर हमारे माइंड में ना वो होता है कि हम लोग को नहीं, हर चीज को एज अ गुड फिगर ही परसीव करना है। इसी वजह से हम हर चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में परसीव करते हैं। अब फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन आप समझे, ये हमारी एक पेंटिंग है। इसमें अगर मैंने एक ये चीज ड्रॉ कर ली, ये आप सपोज कीजिए ये एक डांसर है, यहाँ पे एक डांस कर रही है लड़की एंड पीछे माउंटेन्स है। अगर मैं आपसे पूछूं बैकग्राउंड क्या है और यहाँ पे हमारा फिगर क्या है, तो हम लोग सीरियसली बोल देंगे कि ये जो डांसर है ये हमारा फिगर है, बैकग्राउंड है माउंटेन्स। हमने परसीव कैसे किया? तो अब हम उसका सेग्रीगेशन देखेंगे कि हम सेग्रीगेट कैसे करते हैं कि फिगर कौन है और बैकग्राउंड कौन है। तो जो हमारा फिगर होता है उसकी तो एक डेफिनेट फॉर्म होती है, बट जो ग्राउंड होता है वो फॉर्मलेस होता है। जैसे कि मैंने ये ड्राइंग यहाँ पे बनाई थी, ये हमारी है डांसर, यहाँ पे पीछे माउंटेन्स है। माउंटेन्स देख लेंगे आप फैले हुए हैं, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, पर जो हमारी डांसर है उसका एक पर्टिकुलर लाइक फॉर्म है। हाँ, इतना ही एरिया है, उतने ही हमारी फिगर है, तो उसकी एक फॉर्म है। जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो फैला हुआ होता है, इट इज फॉर्मलेस। फिगर इज मोर ऑर्गेनाइज्ड कंपेयर टू ग्राउंड अगेन फैला हुआ है, और जो हमारा फिगर है वो ऑर्गेनाइज, सोफिस्टिकेटेड, छोटी सी जगह में फिट आ गया। फिगर हैज क्लियर कंटूर, मतलब उसकी क्लियर एक आउटलाइन है, हाँ उसकी बॉडी है ये, पर ग्राउंड डज नॉट हैव अ क्लियर कंटूर। ग्राउंड जो होता है वो फैला हुआ होता है। फिगर स्टैंड्स आउट, ग्राउंड स्टेज बिहाइंड द फिगर। जो फिगर होता है वो स्टैंड आउट करता है, मतलब पॉप आउट करता है, एंड द मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी जो होती है वो होती है फिगर में। पर लेकिन जो हमारा ग्राउंड होता है वो पीछे पीछे रहता है, छुपा छुपा जो रहता है वो होता है हमारा ग्राउंड। फिर आता है फिगर अपीयर्स मोर क्लियर, लिमिटेड एंड रिलेटिवली नियरर बट ग्राउंड डज नॉट। एंड अगर आप एक पिक्चर देखेंगे, जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देखिए अपने, आपको बैकग्राउंड और फिगर दिख जाएगा। इसमें फिगर तो हो गया हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, बैकग्राउंड में हो गया हमारा ये ब्लैक बैकग्राउंड, एंड जो हमारा लोगो है वो। ये हम लोग को कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमारा जो ये टेक्स्ट लिख रखा है इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, कंटूर्स हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड और एक अच्छे मैनर में लिखा हुआ है, पर हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है वो फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा आगे का लिख रखा है ये क्लियर है, लिमिटेड है, ठीक है, और हम लोग को पास लग रहा है, पॉप आउट कर रहा है ये। पर लेकिन हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है, हमारा ये कैट वाला लोगो वाला, ये पीछे है, ये लिमिटेड है, ये थोड़ा क्लैरिटी इसमें नहीं है, तो इसलिए वो फॉर्म है और ये फिगर है। तो मतलब ये बेसिकली एक सेग्रीगेशन हो गया कि हम फिगर और फॉर्म में कैसे सेग्रीगेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स। गेस्टाल्ट के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, इनको याद करने का एक न्यूमोनिक है SSC, लाइक SSC एंड PCS। PCS एक एग्जाम होता है एंड SSC भी एक एग्जाम होता है। इसमें बस आपको एक और S ऐड करना है, आपको न्यूमोनिक याद हो जाएगा। SSSC एंड PCS ये एक न्यूमोनिक है, इससे आपको ये 7 के 7 हमारे प्रिंसिपल्स याद हो जाएंगे।
सो हम लोग प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी क्या होती है? जैसे कि अगर आप ये देखेंगे तो अगर आपको ये ही इमेज दिखाई जाए तो इसमें अगर मैं आपको ये बता दूं तो इसमें आप ना फिगर कैसे परसीव करेंगे कि जो डॉट 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 वाली है ये एक चीज है, एक यूनिट है, एंड ये जो ये वाली डॉट्स हैं ये एक यूनिट है। मतलब जो सिमिलर चीजें हैं ना उनको तो आपने एज अ होल परसीव करा, एंड अगर हम डिफरेंट चीजों को देखें तो हमने उनको एज अ डिफरेंट थिंग परसीव करा। तो मतलब जो चीजें सिमिलर होती हैं उनको हम एक एज अ होल परसीव करते हैं, एंड जो डिफरेंट चीज होती है उनको एज अ डिफरेंट चीज परसीव करते हैं। अब एक आता है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। अब अगर आप देखें इस वाली हमारी फिगर में तो इसमें ज्यादा जो एरिया है हम लोग का ये वाइट है, राइट। तो हमने इसे एज अ मेन हमारा जो फिगर है वो परसीव कर लिया, पर लेकिन हो सकता है कि मैंने यहाँ पे ये ब्लैक ट्रायंगल्स ड्रॉ करे हो, ना कि मैंने ये ड्रॉ किया हो, कुछ भी हो सकता है ना। पर लेकिन हम लोग नॉर्मली जो परसीव करते हैं वो करते हैं जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम एज अ बैकग्राउंड परसीव कर लेते हैं, एंड जो चीज़ छोटी होती है, जो चीज़ स्मॉल होती है उसे हम एज अ फिगर परसीव कर लेते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास सिमेट्री। अब अगर आप ये देखें तो अगर इसको एज अ मैं इमेज देखूं तो इसमें सिमेट्री नहीं है ना। यहाँ पे कुछ फिगर बना है, यहाँ पे कुछ फिगर बना है, पर लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से इसको मैं हटा दूँ, उसके बाद अगर मैं इस इमेज पे फोकस कर रही हूँ तो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे सिमेट्री है, राइट। एंड अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे भी सिमेट्री है, बट इन दोनों में सिमेट्री नहीं है। देन आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगर मैंने आपको ये दो लाइन्स दिखाई तो अब इन लाइन्स दोनों को देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसे बनी है, पर लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने इनको इस तरीके से ड्रॉ किया था तो, पर लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही परसीव करते हैं कि अगर ये ऐसे एक कंटिन्यूस फॉर्म में हमें दिख रहा है तो ये इसी तरीके से बनी थी। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फिर आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लाइक डिस्टेंस। यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, पर यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फिर यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो हमने इसे एज अ होल कंसिडर कर लिया। ये होल है, ये होल है, ये होल है, ये होल, ये चीज़ अलग, ये चीज़ अलग। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लाइक डिस्टेंस जो होता है उससे भी हम लोग एज अ होल या फिर एज अ फॉर्म हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। आप ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये मैंने ऐसी शेप्स बना रखी हैं, आपको देखते ही लगा ये तो ट्रायंगल है, पर लेकिन यहाँ पे क्या ये जॉइंट है? क्या ये ट्रायंगल बना हुआ है? नहीं, पर लेकिन आपको देख के लगा कि हाँ ये तो ट्रायंगल है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, कि आपके एक तो माइंड में ऑलरेडी ट्रायंगल फीडेड है कि हाँ ट्रायंगल ऐसा दिखता है, दूसरा मैंने ना उसकी जो भी एजेस होती हैं वो बना दी, तो बीच में लाइनें जुड़ी हो ना हो वो मुझे लगेगा कि हाँ ये तो भाई ट्रायंगल ही है। देन आती है हमारे पास सराउंडेडनेस की। अगर आप इस इमेज को देखेंगे, आई होप दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। अगर आप ये इस इमेज को देखेंगे तो इसमें आपको कुछ शेप्स दिख रही हैं, ऐसे वाइट वाइट कुछ तो बना हुआ है, पर लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं यहाँ पर आपका एक बॉक्स ड्रॉ कर दूं तो आपको क्या दिख रहा है? दिखा आप लोग को? वर्ड दिखा, लिफ्ट। यहाँ पे लिफ्ट लिखा हुआ है, तो दिस इज नोन एज हम लोगों का द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। तो हम लोगों का ये हम लोगों ने एज अ लिफ्ट परसीव करा, सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। ये हो गए हमारे प्रिंसिपल जिस वे में हम परसीव करते हैं, एज अ होल करना है या कैसे परसीव करना है उस चीज के प्रिंसिपल्स। फिर आता है हमारे पास परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। द विजुअल फील्ड और सरफेस इन विच थिंग्स एग्जिस्ट, मूव और कैन बी प्लेस्ड इज कॉल्ड स्पेस। अगर ये पूरी हम लोग की मैं मान लूँ जो पूरा हम लोग का फ्रेम बना हुआ है, इसको ये स्पेस है, यहाँ पर ये पेन जो है ये मूव कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। हम इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रखा है, मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस कर रखा है, यहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मूव कर रही हैं, यहाँ पे प्लेस्ड है, इसको मैं कहूँगा स्पेस। तो ये मेरा पूरा एरिया एक स्पेस है। द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस इज कॉल्ड डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन। और अगर मैं 3D की बात करूँ, लाइक 3 डायमेंशनल,
अगर चीज़ों को मैं अपने वर्ल्ड को परसीव कर रही हूँ तो उसको मैं कहूँगी कि मैं डिस्टेंस या फिर डेप्थ परसेप्शन जो है उसको यहाँ पे परसीव कर रही हूँ। इन प्रोसेसिंग डेप्थ वी डिपेंड ऑन टू मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड क्यूज। और जो डेप्थ होती है, डेप्थ को परसीव करने के लिए हम दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए, दैट आर कॉल्ड क्यूज। एक तो होते हैं मोनोक्यूलर क्यूज और एक होते हैं बाइनोक्यूलर क्यूज। मोनोक्यूलर क्यूज और बाय, यहाँ पे आप मोनो और बाय पे फोकस कीजिए। बाय मतलब टू एंड मोनो मतलब वन। तो मतलब जो सिंगल आइज से हो जाते हैं वो होते हैं मोनोक्यूलर क्यूज, और जो दो आइज से होते हैं, दो आइज यूज करके होते हैं, वो होते हैं बाइनोक्यूलर क्यूज। जैसे कि अगर आप मोनोक्यूलर क्यू में देखें, इसका हम लोगों ने एक न्यूमोनिक बना रखा है RMR ललित। यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, आई एक्सप्लेन दीज। तो इसका अगर आपको याद करना है तो उसके आप ये यूज़ कर सकते हैं RMR ललित। सो वी परसीव डेप्थ विद जस्ट वन आई। इसको हम लोग पिक्टोरियल क्यूज भी कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट आता है हम लोग का रिलेटिव साइज। मतलब जैसे कि अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पे कोकोनट है, यहाँ पे एक बनाना है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे एप्पल है और यहाँ पे हमारा ग्रेप रखा हुआ है। ओके, सो एक रिलेटिव साइज है, मतलब मुझे पता चल रहा है कि ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, फिर ये है, उसके बाद ये, एंड सबसे छोटा हमारा ग्रेप है। तो मतलब रिलेटिव साइज, आपस में इन चीज़ों के साइज देखकर मैंने पता लगाया कि कौन सा फ्रूट ज़्यादा बड़ा है, कौन सा फ्रूट ज़्यादा छोटा है। उसके बाद सेकेंड हमारा आता है इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। मतलब मुझे कैसे पता चल रहा है कौन सी चीज़ इसमें से आगे है। सर्कल आगे है, फिर उसके बाद स्क्वायर पीछे है, फिर ट्रायंगल सबसे पीछे है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ओवरलैप हो रही हैं चीज़ें, इस वजह से मुझे पता चला। इंटरपोजिशन की वजह से मुझे यहाँ पे पता चला। फिर आता है एक लीनियर पर्सपेक्टिव। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो मुझे पता चल रहा है कि वो फर्देस्ट पॉइंट है एंड ये क्लोजेस्ट पॉइंट है। मुझे अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो वो बहुत दूर पॉइंट है एंड ये क्लोजेस्ट पॉइंट है। क्यों? लीनियर परसेप्शन, मतलब पैरेलल लाइंस नहीं है, ये जाकर एक पॉइंट पे मीट कर रही है, इसको कहते हैं हम लोग लीनियर पर्सपेक्टिव। फिर आता है हम लोगों का एरियल पर्सपेक्टिव। मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे तो सब क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे डार्कर कलर्स यूज हुए हैं, पर लेकिन जैसे हम यहाँ पे दूर जाते जाएंगे तो वहाँ पे फेडेड सा हो गया, ब्लर हो गया। इसको कहते हैं हम एरियल पर्सपेक्टिव। हम दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, हम हवा को शो कर रहे हैं, हम एरियल पर्सपेक्टिव यहाँ पे शो कर रहे हैं, लाइक स्काई, वी आर शोइंग द स्काई, सो दिस इज एरियल पर्सपेक्टिव। देन हमारे पास आता है लाइट एंड शेड। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, पीछे यहाँ पे हमने शेडिंग कर दी, इससे हम लोग को लाइट पता चल रहा है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, तभी उसकी शैडो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। दिस इज कॉल्ड लाइट एंड शेड। फिर आता है एक रिलेटिव हाइट। अब ये सारी बच्चियां जो हैं ये ऑलमोस्ट सेम हाइट की हैं, सेम एज की हैं। ऐसा तो नहीं है ना ये बच्ची इतनी छोटी सच में आ रही है फिर इतनी बड़ी है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव हाइट। एक दूसरे की हाइट की वजह से वी आर एबल टू टेल कि ये सबसे दूर है एंड ये सबसे आगे है। फिर आता है हमारे पास टेक्सचर ग्रेडियंट। अब ये यहाँ पे टेक्सचर बना हुआ है। अब मैं ये बता सकती हूँ कि ये एक तरीके से एक बम्पी जो चीज़ होती है, अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंट व्यू से देखूं तो ये इस तरीके से बम्प हुआ है। मुझे कैसे पता चला? टेक्सचर ग्रेडियंट की वजह से। कैसे? ये नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो ये वेव्स आ रही हैं, एंड ये कर्व वाला पॉइंट है, ये मुझे टेक्सचर के ग्रेडियंट की वजह से परसीव हुआ। फिर लास्ट आता है हमारा मोशन पैरालैक्स। जैसे कि अगर आप कभी कार में बैठे होंगे तो जब कार चलती है तो जो ट्रीज होते हैं, जैसे कि अगर आप ये रोड है, यहाँ पे ट्रीज हैं और यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो अगर आपकी कार यहाँ पे चल रही है तो आपको ट्रीज तो बहुत फास्ट स्पीड में पीछे जाते हुए दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो ट्रीज बहुत फास्ट स्पीड में, बिल्डिंग्स उनसे थोड़ी सी कम स्पीड में, एंड माउंटेन्स एकदम ही स्लोली मूव करते हुए दिखेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। जैसे कि आप यहाँ पर है, ये ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, ये थोड़ा कम, एंड ये सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट होगा। लाइक जो चीज़ें दूर होती हैं वो कम स्पीड पर मूव करती हैं। दिस इज आर मोशन पैरालैक्स। ये थे हमारे मोनोक्यूलर क्यूज, जिससे हम लोग 3D चीज़ें जो होते हैं, डेप्थ, डिस्टेंस के बारे में पता लगाते हैं। ये सिंगल आई पे डिपेंड करते हैं। दीज आर पिक्टोरियल क्यूज। फिर आते हैं हमारे पास बाइनोक्यूलर क्यूज, जिसमें दोनों की दोनों आईज रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले आते हैं रेटिनर और बाइनोक्यूलर डिस्पेरिटी, डिफरेंस इन इमेजेस बिकॉज ऑफ आई पोजिशन। अब जो हमारी आईज होती हैं, जैसे कि ये हाँ एक पर्सन है, ओके, एंड ये हम लोग की उसकी नोज है, ये उसका माउथ है। अब एक उसकी आईज यहाँ पर है, तो इन आईज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, लाइक आपकी जो नोज है
ये जो डिस्टेंस होता है ये सब लोग का सेम नहीं होता. लाइक ऑन एवरेज 6.5 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस होता है, बट सबका ये सेम नहीं होता. तो किसकी आईज के बीच में कितना रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पेरिटी है उससे भी डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से डेप्थ और डिस्टेंस परसीव होगी. फिर आता है कन्वर्जेंस. अगर आप अपनी जैसे कि आप यहाँ पर हैं तो आप अपनी फिंगर लीजिए एंड उसको मूव कीजिए आगे एंड पीछे एंड दोनों आईज से उस पर फोकस कीजिए. तो आपकी कन्वर्जेंस होती है. लाइक दोनों आईज कहाँ कन्वर्ज कर रही हैं. आपने फिंगर यहाँ पे प्लेस कर रखी है तो दोनों का फोकस यहाँ पर होगा. अगर आपने फिंगर यहाँ पे रख रखी है तो दोनों का यहाँ पर होगा. तो लाइक कन्वर्जेंस पे भी डिपेंड करता है कि कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रही है. फिर आती है अकोमोडेशन. फोकसिंग इमेज ऑन द रेटिना बाय सिलरी मसल. हमारी जो सिलरी मसल होती है ये हमारी आईज के अंदर होती है एंड ये हम लोग को विजन में हेल्प करती है. तो वो किस तरीके से हमारे रेटिना पर फोकस करिए इमेज को, उस पर भी डिपेंड करता है हमारी इमेज का कि लाइक डिस्टेंस, डेप्थ, कैसे हम लोग को सब कुछ परसीव हो रहा है. फिर आता है हमारे पास परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज. सबसे पहले आता है साइज कॉन्स्टेंसी. साइज ऑफ अ कार फ्रॉम अ डिस्टेंस अपीयर्स सेम. अब यहाँ पे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की बात करें तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ चीज़ों के ना साइजेस याद होते हैं. लाइक वी नो कि हाँ ये चीज़ है तो इसका साइज ऐसा ही है. जैसे कि अगर आप साइज कॉन्स्टेंसी की बात करें तो अगर आप अपनी बालकनी में खड़े हैं यहाँ और यहाँ नीचे एक कार है, यहाँ पे आपकी बालकनी में आप खड़े हुए हैं और यहाँ नीचे कार है. अगर आप यहाँ से देखें तो आपको कार बहुत छोटी सी नजर आएगी, बट आपको रियल में पता है कि कार तो इतनी बड़ी है. दिस इज साइज कॉन्स्टेंसी. लाइक आपको पता है कि कार कैसी दिखती है. यू नो हाउ दैट थिंग लुक्स इन रियल लाइफ, उसका साइज क्या है. बट लेकिन अगर आप उसको छोटे फॉर्म में भी देखोगे तब भी आप उसे एज अ बिग परसीव करोगे बिकॉज आप यू नो कि उसका साइज क्या है. देन आती है शेप कंसिस्टेंसी. जैसे कि एक प्लेट है, मैंने यहाँ पे प्लेट दिखाई है पर लेकिन ये इस एंगल में खड़ी है, पर लेकिन आपको तो पता है ना कि वो ऐसी दिखती है साइड से, इस तरीके की कुछ दिखती है. तो आपको एंगल भी अगर चेंज कर दूँ किसी चीज़ की तो आप शेप अलग आपको पता है कैसी दिखती है. अगर मैं इस तरीके से प्लेट को रख दूँ तो आप तब भी बता सकते हैं कि नई प्लेट सर्कुलर ही होती है, मैंने उसको सर्कल में ही परसीव किया. फिर आती है ब्राइटनेस. सेम कलर इन रूम लाइट एंड सनलाइट. अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका फ़ोन है, आपको पता है कि आपका फ़ोन का जो कवर है वो वाइट कलर का है. अगर मैं आपको अंधेरे वाले रूम में आपका फ़ोन का कवर पकड़ा दूँ एंड बोलूँ कि आपके फ़ोन का कलर क्या है तो आपको वाइट दिख जाएगा कम लाइट में भी, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका फ़ोन का वाइट कलर है. और अगर मैं उसको सनलाइट में दिखाऊंगी तो ऑब्वियसली आपको उसका रियल कलर दिख ही जाएगा. तो दिस इज ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी. मतलब आपको पता है कि वो कैसा दिखता है इसलिए आपने पता लगा लिया उसको. देन आता है हमारे पास इल्यूजन्स. अब हम परसेप्शंस वगैरह की बात कर रहे हैं, हम देखने की बात करें तो हम इल्यूजन की भी तो बात करेंगे. आंखों का धोखा जिसे कहते हैं, दिस इज मिसपरसेप्शन. मतलब परसेप्शन तो हमने किया, हमने चीजें परसीव करी, बट वो मिसपरसेप्शन हो गया, गलत परसेप्शन फॉर्म हो गया. दिस रिजल्ट्स फ्रॉम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय सेंसरी ऑर्गन्स. और ये होता कब है, जब हम लोग इन्फॉर्मेशन ही गलत इंटरप्रेट कर लें. मतलब इन्फॉर्मेशन तो हमें मिली पर हमने उसको इंटरप्रेट गलत कर लिया, तब हम लोग के इल्यूजन्स फॉर्म हो जाते हैं. Some illusions are universal and found in all individuals. And कुछ जो illusions होते हैं ना वो universal होते हैं, like सबके साथ होते ही होते हैं. Personal illusions varying from person to person. और अब कुछ personal illusions भी होते हैं, वो कभी कभी हो जाते हैं, person to person वो depend करते हैं. अब हम लोग कुछ universal illusions की बात करेंगे. जैसे कि एक आते हैं geometrical illusion, ये Muller-Lyer illusion भी इसको कहते हैं. अगर आप ये दो लाइन्स देखें A and B, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से लंबी लाइन कौन सी है, सो वी विल से बी जो लाइन है वो लंबी है, क्योंकि मैंने जस्ट इसकी ये एरोज की लाइक पोजीशन चेंज कर दी. बट एग्जैक्टली ये दोनों सेम ही लेंथ की हैं. मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, इसको कट किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया. सो दीज आर एग्जैक्टली सेम लाइन्स, जस्ट इनकी ये जो एरोज हैं ये डिफरेंट हैं. सो दिस इज अ इल्यूजन. ये हम सबके पास हुआ. दिस इज अ यूनिवर्सल इल्यूजन. फिर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन इल्यूजन है. अब ये दो लाइंस है, इन दोनों लाइंस में से कौन सी लंबी है? आप लोगों ने कहा होगा ये वाली लाइन ज़्यादा लंबी है, जो हमारी
वर्टिकली खड़ी है, बट लेकिन नहीं, दीज आर एग्जैक्टली द सेम लेंथ, ये एग्जैक्टली सेम लेंथ है। मैंने पहले ये लाइन ड्रॉ करी एंड इसी को मैंने कट करके पेस्ट करके बस फ्लिप कर दिया, उसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में लगा दिया। सो दीज आर ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम लेंथ, तो दिस इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल illusion. अब आता है एक apparent movement illusion. The illusion is experienced when some motionless pictures are projected one after another at an appropriate rate. The illusion is referred to as phi phenomenon. अब अगर आपने मूवीज में देखा हो तो मूवीज में मूवीज छोड़िए, आप स्टॉप मोशन अगर आपने पिक्चर्स देखी हो, आजकल बहुत सारी रील्स भी आपने लाइक आई एम श्योर देखी होंगी, दैट यू ड्रॉ अ गर्ल एंड उसके बाद सेकेंड पेज पे यू आर ड्रॉइंग लाइक बॉल एंड वो मूव कर रही है, एंड व्हेन यू फ्लिप दैट बुक, फ्लिप जो बुक होती है उसको ऐसे आप फ्लिप करो तो ऐसा लगता है जैसे एक मूवी सी चल रही है. दैट इज एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन. वो भी एक इल्यूजन ही है. दैट इज ऑब्वियसली अ स्किल, दैट्स अ आर्ट फॉर्म, बट लेकिन वो एक इल्यूजन है, हमारी आई के साथ इल्यूजन है. वो डिफरेंट डिफरेंट एक ड्राइंग्स हैं, बट उन्हें एक अप्रोप्रिएट रेट पर चलाया जा रहा है. प्रोजेक्ट एक अप्रोप्रिएट रेट, एक स्पीड पे किया जा रहा है, इससे हम लोग को लग रहा है कि हाँ वो एक मूवी है. सो दिस इज ऑल्सो एन इल्यूजन. अब हम लोग के पास आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन. जो हमारा परसेप्शन होता है उस पर सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसे होता है और क्या होता है. पीपल डू नॉट ऑलवेज सी द वर्ल्ड एज इट इज. हम लोग को जो वर्ल्ड है वो एज इट इज देखो कभी नहीं दिखता है. इंस्टेड दे कंस्ट्रक्ट इट बेस्ड ऑन फीचर्स ऑफ स्टिमुलाई एंड देयर ओन एक्सपीरियंसेस. हम लोग जो कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते हैं ना हमारे वर्ल्ड के बारे में, वो एज आई सेड परसीवर, कि हम जो परसीवर के फैक्टर्स पढ़े थे, लाइक उसके खुद के एक्सपीरियंसेस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड स्टिमुलाई मतलब जो चीज़ हम लोग अटेंशन जिस पे फोकस कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर्स पर हम लोग ये सब कुछ बेस्ड होते हैं, जो हम लोग हमारा परसेप्शन जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. एंड डिफरेंट पीपल अराउंड द वर्ल्ड परसीव डिफरेंटली. और हमारी पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, बहुत सारे पीपल हैं, बिलियंस में पीपल हैं, सब लोग डिफरेंटली परसीव करते हैं चीज़ों को. अ स्टडी डन इन अफ्रीका फाउंड दैट पीपल हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन रिकग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स डिपिक्टेड इन पिक्चर्स एज दे हैव नेवर सीन इट. अगर आप एक बात करिए, अगर एक बच्चा है जो कि अर्बन सेंटर से आया है एंड एक बच्चा है जो कि रूरल विलेज से आया है. अगर मैंने जो एक विलेज से बच्चा आया है उसको यहाँ पे मैंने GTA 5 यहाँ पे उसको दिखा दिया, ओके, मैंने उसको एक वीडियो गेम दिखा दिया, तो वो नहीं पहचान पाएगा कि ये क्या है, क्योंकि उसने आज तक कभी वो चीज़ हो सकता है देखी ही ना हो. बट लेकिन अगर मैं एक अर्बन सेंटर वाले बच्चे की बात करूँ तो ऑब्वियसली उसने वो चीज़ देख रखी है, बिकॉज इट्स वेरी फेमस आउट हियर, तो वो बता देगा क्या है. एंड सिमिलरली अगर एक सेम हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा है जो कि एक अर्बन सिटी से है एंड एक बच्चा जो कि एक रूरल विलेज से है. अगर जैसे कि विलेजेस में बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो कि लाइक जो काउस को हम लोग सब कुछ फूड वगैरह देते हैं, उनको कट करने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है वो यूज़ होती हैं. वो अगर मैं एक विलेज वाले बच्चे को दिखाऊं तो उसने ऑब्वियसली देखी होगी क्योंकि वो हर एक घर में मिल जाती है. बट लेकिन अगर मैं सेम चीज़ एक अर्बन जगह रहने वाले बच्चे को दिखाऊं तो उसको वो नहीं पता होगा. सो ये अफ्रीका में भी यही स्टडी थी कि अफ्रीका में कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें देखी नहीं है, बिकॉज दैट प्लेस वॉज नॉट वेल डेवलप्ड. तो जो डिफरेंट लोग होते हैं वो डिफरेंटली सब कुछ परसीव करते हैं, एंड अगर आपने वो चीज़ कभी नहीं देखी है तो आप उस चीज़ को पहचान ही नहीं पाओगे. This shows that instruction in home and habitual exposure to picture were necessary to sustain skill of pictorial depth perception. And इसीलिए it's important कि आपको home and habitual exposure हो चीज़ों का, तभी आप चीज़ों के बारे में एक अच्छे से परसेप्शन फॉर्म कर सकते हैं, उनकी एक पिक्टोरियल डेप्थ परसेप्शन अच्छे से समझ सकते हैं. इसीलिए वी से एक्सपोजर इज इम्पॉर्टेंट, बाहर की दुनिया देखना इज इम्पॉर्टेंट. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा है, एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिससे आपको हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनके अपडेट्स मिलते रहेंगे. एंड आप लोग ये जो फ्री नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, जिनसे मैंने आपको पढ़ाया है, वो आप एक्सेस कर सकेंगे. एंड विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग.